14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास का वो काला दिन जब पुलवामा जिले के जम्मू श्रीनगर इंटरनेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवानों की लगभग 70 बसों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। तभी दोपहर करीब 3:15 बजे उनमें से एक बस में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे भारत के 40 वीर सपूतों की जान चली जाती है। जिसकी खबर सुनते ही पूरे देश के लोगों में अपने देश के वीर शहीदों पर हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकी संगठन से बदले की भावना उमड़ने लगती है। तो आखिर कौन था इस बड़े आत्मघाती हमले के पीछे का असली जिम्मेदार? क्या इसके पीछे देश के लोगों का हाथ था? आखिर देश के लोगों में इतना आक्रोश क्यों था? इस घटना के अगले दिन यानी 15 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झांसी के पब्लिक सभा में आतंकियों को कौन सी चुनौती दी और कैसे भारत के वीर जवानों ने अपने शहीद जवानों की मौत का बदला लिया, आइए जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवानों की लगभग 70 बसों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। तभी करीब 3:15 बजे विस्फोटक से भरी एक कार काफिले में शामिल एक बस को टक्कर मार देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से बस पूरी तरीके से बिखर जाती है और उस बस में सवार कुल 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इस कार में जो विस्फोटक था वो था करीब 100 किलो का RDX, जो कि एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक पदार्थ होता है। आगे तहकीकात से पता चला कि इस हमले के पीछे का जिम्मेदार पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल आतंकियों का था। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया वो कोई और नहीं बल्कि भारत के पुलवामा जिले के काकापुरा का रहने वाला 22 वर्षीय लड़का आदिल अहमद डार था, जिन्होंने 2018 में जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था। आदिल के चाचा अब्दुल रशीद डार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आदिल पढ़ाई छोड़ चुका था और कभी कभार कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम किया करता था। उन्होंने बताया कि साल 2018 में 19 मार्च को अपने भाई समीर डार के साथ में कहीं गायब हो गया था। वो घर वालों को एक दोस्त से मिलने जाने की बात कह करके गया था। उस दिन वो घर से साइकिल लेकर के निकला था और कभी वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसके माता पिता ने पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा कहीं गायब हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद में ये पता चला कि वो आतंकियों के साथ में शामिल हो गया है। घर वालों को ये बात जान करके काफ़ी झटका लगा और उन्होंने ऑनलाइन वीडियो पोस्ट के जरिए उससे घर लौटने की गुजारिश की। उसके चाचा अब्दुल रशीद डार ने यह भी बताया कि 3 साल पहले आदिल का झुकाव धर्म की ओर बढ़ने लगा था। 2015 में वो हाफिज़ हो गया था, यानी उसे पूरी कुरान कंठस्थ याद थी, पर उसके माता पिता ने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो आतंकी बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल को ही इस काम के लिए क्यों चुना? हालांकि बताया जाता है कि आदिल की गिनती ग्रेड C लेवल के आतंकियों में होती है, यानी वो इस काम में उतना माहिर नहीं था। भारत में तबाही मचाने की ये जैश की नई रणनीति थी, ताकि जब उस पर कोई मुसीबत आए तो वो बड़ी आसानी से अपनी सफाई दे सके। पहले वो जवानों के ज़रिए इस तरह की तबाही करवाता था, लेकिन घाटी में काफ़ी समय से जारी ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से बड़े बड़े कमांडर ख़त्म हो गए। इसलिए अब आतंकी संगठन की तरफ से नए लड़कों को भर्ती किया जा रहा था और हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा था। अब बात आती है कि ये ऑपरेशन ऑल आउट है क्या, आइए समझते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से लड़ने का अभियान है, जिसका उद्देश्य राज्य में पूर्ण शांति स्थापना करने हेतु आतंकवादियों का सफाया करना है। इस ऑपरेशन ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2017 में 120 आतंकी मारे गए। अगले साल ये आंकड़ा बढ़ करके 271 हो गया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। दरअसल आतंकी संगठन नए लड़कों को इसलिए शामिल कर रहा था क्योंकि नए लड़कों में किसी भी तरह का शक पैदा नहीं होता कि इस काम का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि उनके मन में तो बस उसी बारे में विचार चलते रहते हैं जो कि उन्हें पढ़ाया और सिखाया जाता है। जैसे कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स, जिनकी मानसिकता ये विकसित कर दी जाती है कि कैसे भी करके तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए वो स्टूडेंट्स ये तक भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। आदिल भी ग्रेड C लेवल का युवा आतंकी था, इसलिए वह किसी भी तरीके से शक के घेरे में नहीं आया कि वो इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता है, और अंत में उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया।
वैसे तो भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी कि ये संसार हमारा एक परिवार है, इसकी अवधारणा को मानता है। साथ ही भारत जियो और जीने दो इसकी अवधारणा को भी मानता है। लेकिन अगर कोई भारत की शांति को भंग करने का प्रयास करता है तो पूरा देश एक होकर के उसके खिलाफ लड़ना भी जानते हैं। तो ऐसे में भारत अपने 40 जवानों की मौत को कैसे भूल सकता था। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आइए जानते हैं कि भारत ने अपने 40 जवानों की मौत का बदला कैसे लिया। दरअसल आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की शुरुआत मसूद अजहर ने मार्च सन 2000 में की थी। इससे पहले इस संगठन का नाम हरकत उल मुजाहिदीन था, जिसे दिसंबर 1999 में हाईजैक हुए भारतीय विमान IC-814 में बैठे यात्रियों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर को कंदहार ले जाकर के छोड़ दिया गया था। इसके बाद मार्च सन 2000 में मसूद अजहर ने हरकत उल मुजाहिदीन को बांटकर जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की और तब से लेकर के अब तक इस आतंकी संगठन ने भारत में कई आत्मघाती हमले करवाए, जिनमें से पहला आत्मघाती हमला दिसंबर सन 2001 में लश्कर-ए-तैयबा, जो कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में से एक है, उनके साथ मिलकर के नई दिल्ली में भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला था। दूसरा आत्मघाती हमला फरवरी सन 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की गर्दन काट करके हत्या करके किया था। तीसरा आत्मघाती हमला भारत के मुंबई में होने वाले 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को ही बताया जाता है। चौथा आत्मघाती हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ। इसके अलावा कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमलों के पीछे की तार भी इसी संगठन से जुड़ी हुई मिलती है। पिछले जितने भी आत्मघाती हमले हुए उसके लिए भारत ने इतना आक्रोश कभी नहीं दिखाया था जितना कि पुलवामा हमले के बाद में देश के लोगों में बदले की भावना थी। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के एक दिन बाद यानी 15 फरवरी को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए विकल्प बताए गए और कैबिनेट कमेटी की इस मीटिंग के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी गई। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। फिर जिस तरीके से सेनाओं ने इसके ठीक 3 साल पहले 18 दिसंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकी हमले के दौरान 18 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ 10 दिनों के अंदर में ग्राउंड लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक करके लगभग 40 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सेनाओं ने ठीक इसी रणनीति पर इस बार भी घातक जवाब की तैयारी में था, लेकिन इस बार जवाबी कार्रवाई का तरीका अलग सोचा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी थी, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत हवाई हमला करेगा। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को सौंप दी थी। डोभाल और उस समय के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने हमले का पूरा प्लान तैयार किया। बालाकोट में जैश के आतंकियों को सबक सिखाना था, इसलिए जब जगत तय हुई तब सभी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनपुट निकालना शुरू कर दिया। भले इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ में नेत्रा अवाक्स भी तैनात रहेगा। आसमानी रडार नेत्रा की नज़र से तो कोई नहीं छिप सकता। अवाक्स भारतीय वायुसेना का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि 240 डिग्री पर कई दुश्मन टारगेट को एक साथ पहचान सकता है। 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए आसमान में यही निगरानी रख रहा था। इंडियन एयरफोर्स के पास में इस समय नेत्र रडार वाले 3 अवाक्स विमान हैं। अवाक्स का मतलब है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर स्ट्राइक के दौरान इन्हें ग्वालियर से तैनात किया गया था, साथ ही आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी, अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार मिशन से संबंधित हर जानकारी की अपडेट ले रहे थे। 26 फरवरी 2019 की रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने सीमा पार की, पाकिस्तान की सीमा में घुसे और बालाकोट के पिंगलाना में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाए और जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसके बाद में यह कार्यवाही बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हमले में 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए थे, यानी कि मकसद साफ था, आतंकियों और उनके ठिकानों को तत्काल राख में बदलना। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट एक्टिव हुए
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे। पाकिस्तान ने घटना के बाद में अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। कई महीनों तक घटना स्थल पर किसी को जाने नहीं दिया। दोस्तों, इस तरीके से भारत ने अपनी रणनीति के जरिए पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों से अपने 40 वीर सपूतों की शहादत का बदला लिया। अगर आपको इस वीडियो से सच में वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।